So students, today we are studying equilibrium, okay? और आज मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा चैप्टर का कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम और इसमें क्या क्या आप देखोगे आगे, okay? First of all, what is equilibrium? Equilibrium is a state in which there are no observable changes as time goes by. जैसे जैसे टाइम बीता जाएगा, एक बार अगर आपका कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ जाए तो उसमें जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज होना बंद हो जाती हैं। अब इसको समझते हैं पहले एग्जांपल के साथ। देखो, शुरू शुरू में अगर आपने मान लो एक फ्रेश कंटेनर में लिक्विड लिया है और उसको बंद किया हुआ ऊपर से, तो शुरू में इस कंटेनर में प्योर लिक्विड होगा, उसके वेपर नहीं बने होंगे क्योंकि इवेपोरेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई होगी। बट एज द टाइम गोज बाय तो होगा क्या, जो लिक्विड स्टेट से वो वेपर फॉर्म में आएगा, इवेपोरेशन शुरू हो जाएगी ना लिक्विड की। ओके, यू नो दैट इवेपोरेशन शुरू हो जाएगी। इवेपोरेशन होती जाएगी, ज्यादा से ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर फॉर्म में आते जाएंगे। अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसके ज्यादा फर्दर वेपर बनने बंद हो जाएंगे। आप देखोगे कि लिक्विड का जो लेवल है वो कांस्टेंट हो गया। पहले तो लिक्विड का लेवल ये था, अब डिक्रीज हो गया ना, यहाँ पे आ गया, उसके बाद यहाँ पे जब आ गया, उसके बाद लिक्विड का लेवल कांस्टेंट हो गया, उसके बाद चेंज होना बंद हो गया। ओके, ये लिक्विड का लेवल कांस्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि अब इवेपोरेशन होनी बंद हो गई है? नहीं, इवेपोरेशन होनी बंद नहीं हुई है। हो क्या रहा है, इवेपोरेशन होती है, एक तो होता है लिक्विड से गैसेस स्टेट में जाना जिसको बोलते हैं इवेपोरेशन, गैसेस से मॉलिक्यूल दोबारा लिक्विड स्टेट में भी जा सकते हैं जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, तो जब ये लेवल चेंज होना बंद हो गया इसमें, उसका मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है इस लिक्विड का वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो गया। तो इस स्टेट को क्या बोलेंगे, जिस स्टेट पे अब ये लिक्विड आ चुका है अपने वेपर के साथ, हम बोलेंगे दिस लिक्विड इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर। ओके, इस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, जिसमें रिएक्शन फॉरवर्ड और डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों में कैरी जरूर हो रहा है। ओके, बट रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब जितनी जल्दी से फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा है वो वाला रेट, और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि रिएक्शन रुक चुका है। एक्चुअल में रिएक्शन रुक नहीं रहा होता, रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन में डायरेक्शंस में इक्वली रेट से प्रोसीड हो रहा होता है। ओके, और आपको कोई भी ऑब्जर्वेबल चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही आपका जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आएगा तो उस सिस्टम में कोई भी आपको ऐसा चेंज देखने को नहीं मिलेगा जो इजीली ऑब्जर्वेबल हो। ओके, equilibrium is a state in which there are no observable changes as time goes by. Okay, जैसे chemical equilibrium is achieved when the rate of forward and reverse reaction, reverse मतलब backward reaction, are equal and the concentration of the reactant and the product remain constant. ठीक है, इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, जैसे ये वाला एग्जांपल दिया मैंने इवेपोरेशन का, कि जैसे मान लो ये वाटर ही है, तो वाटर लिक्विड से शुरू शुरू में गैस स्टेट में जा रहा था जब इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ था। अल्टीमेटली इवेपोरेशन होती गई, कुछ एक अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो वेपर में बन गया। अल्टीमेटली ऐसी स्टेज आई कि रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो गया, उसको हम बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं ना हुआ। ओके, तो फिजिकल प्रोसेस में जो इक्विलिब्रियम होता है उसको बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। ओके, और फिजिकल जब भी इक्विलिब्रियम आएगा, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, आपका जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन और आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, वो चेंज होना बंद हो जाती है। बंद इसलिए नहीं हो जाती कि रिएक्शन रुक ही गया है, रिएक्शन रुका नहीं है, रिएक्शन जितनी जो तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है उतनी ही तेजी से बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है, इसलिए इक्विलिब्रियम आता है। तो ये थी आपकी फिजिकल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल। जैसे आगे केमिकल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम में कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी आप हीट करो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ओके, तो ये एक केमिकल इक्विलिब्रियम है। बट आप जब हीट करते जाओगे एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें फर्दर कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होना बंद हो जाएगा। ओके, तो गिव कैल्शियम मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, बट एक्चुअल में हो क्या रहा होता है, ये डिकम्पोज होके दोबारा से ये बना रहा होता है, बट ये वाले आपस में दोबारा से कंडेंस होके कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं, और ये वाला रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन।
ओके, तो दिस इज द मेन पॉइंट अबाउट द इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम के टाइम आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाती है, बट कांस्टेंट होने का रीजन ये नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया। कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया। ओके, इसका चलो एक कॉमन एग्जांपल भी लेते हैं। जैसे मान लो आपने एक गिलास दूध लिया, ओके, अब इसको सपोज करो आप उसमें शुगर डिसॉल्व करते जा रहे हो, अल्टीमेटली एक स्टेज आएगी ना जिसके बाद फर्दर शुगर डिसॉल्व होना बंद हो रही है, बट आप फिर भी नहीं हटे, आपने फिर भी शुगर डिसॉल्व करते गए आप लगे हुए चम्मच के साथ। उसके बाद आप जब ऑब्जर्व करते हो तो जो नीचे बॉटम पे शुगर बैठी होती है वो, मान लो आपने क्यूबिकल क्रिस्टल की फॉर्म में शुगर डाली थी, बट वो जो शुगर होती है बॉटम पे जो बैठी होती है वो कौन सी होती है, वो पाउडर्ड शुगर होती है, वो पाउडर्ड फॉर्म में बन जाती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो वाली शुगर होती है जो लिक्विड से दोबारा कंडेंस होके नीचे बैठी है, इसलिए वो फिर पाउडर्ड फॉर्म में बनती है। तो वो जो क्यूब आप डालते हो एक्स्ट्रा, वो घुलना शुरू हो जाता है, बट जो घुली हुई शुगर है वो वापस से बाहर आ जाती है पाउडर फॉर्म में। ओके, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। कि अब फर्दर कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो गई आपके पास सिस्टम में। ओके, ना रिएक्टेंट की ना ही प्रोडक्ट की। एक बात मैं और बतानी भूल गया कि इक्विलिब्रियम अचीव करवाने के लिए आपको वेसल को क्लोज रखना है, चाहे वो प्रोसेस फिजिकल है चाहे वो केमिकल है। आपने उस पर्टिकुलर रिएक्शन को या प्रोसेस को क्लोज्ड कंटेनर में करवाना है। इक्विलिब्रियम तभी अचीव होता है जब आपका कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बाहर ना जाए। क्योंकि अगर मान लो प्रोडक्ट ही लिबरेट होना शुरू हो गया, ये निकल ही गया, बाहर ही निकल गया, तो फिर कैसे इक्विलिब्रियम आ सकता है? क्योंकि ये दोनों बैक रिएक्ट होकर ये नहीं ना बनाएंगे, क्योंकि ये रहा ही नहीं, ये वाला तो रहा ही नहीं, ये तो आपने निकाल ही दिया। तो इसलिए इक्विलिब्रियम ऑलवेज अचीव्ड इन दी क्लोज्ड कंटेनर। डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे, बट आज सिर्फ एक आपको ओवरव्यू दे दूं सो दैट आपके दिमाग में पहले से कुछ कंसेप्ट बैठे हों। इक्विलिब्रियम ऑलवेज अचीव्ड इन क्लोज्ड कंटेनर। ओके, क्लोज कंटेनर के बिना इक्विलिब्रियम आना इज नॉट पॉसिबल। ओके, और एक और पॉइंट है, दैट इज वो नेक्स्ट पॉइंट जब आप जो आपको मैं समझाने वाला हूं, दैट इज इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम एनी साइड। अगर आप रिएक्टेंट से शुरुआत करते हो, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में क्या बताया था कि इक्विलिब्रियम जो रिएक्शंस होती हैं वो आप रिएक्टेंट साइड से भी उस इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हो, प्रोडक्ट साइड से भी वही इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हो। क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के केस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टारगेट आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होने से ज्यादा ये होता है कि हमें ये इक्विलिब्रियम अचीव करवाना है। ओके, तो इसलिए इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम एनी साइड। इट मींस अब अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट से शुरू करते हो और उसको थोड़ा सा डिकम्पोज होने देते हो एक क्लोज कंटेनर में, तो भी एट द एंड आपके पास ये वाला इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। और मान लेते हैं आपने कैल्शियम कार्बोनेट ना लेके एक क्लोज कंटेनर में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड लिया। ओके, तब कैल्शियम कार्बोनेट का एक भी मॉलिक्यूल नहीं था इस कंटेनर में, बट जैसे ही आपने बंद किया तो आप देखोगे कुछ देर बाद कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका होगा, क्योंकि ये दोनों भी इक्विलिब्रियम स्टेज में जाना चाहते हैं। और इक्विलिब्रियम स्टेज में जाने का मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत कैल्शियम कार्बोनेट तो हो उस टाइम। ओके, तो इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड। ओके, सो कॉल्ड रिएक्टेंट जो आपका दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड पे, उससे भी आप उसी इक्विलिब्रियम को अचीव करवा सकते हो। और इसी इक्विलिब्रियम को आप, अगर आप प्रोडक्ट से स्टार्टिंग करो, प्रोडक्ट मतलब ये दोनों, इनसे स्टार्टिंग करो रिएक्शन की, तो भी आपके पास एट द एंड यही इक्विलिब्रियम आएगा। तो इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम एनी साइड। इसको भी देखते हैं विद एन एग्जांपल। जैसे आपके पास एक इक्विलिब्रियम है N2O4 से NO2 बनना। ओके, तो शुरू में अगर आपने एक कंटेनर में N2O4 लिया प्योर, तो एट दी as the time pass and equilibrium achieve, you will observe there will be some amount of N2O4 and some amount of NO2 will be there in the container. और अगर आपने स्टार्टिंग N2O4 से ना करके NO2 से करी हो तो आप देखोगे शुरू में तो आपने प्योर NO2 लिया था इस कंटेनर में, बट आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व अगेन
In this vessel there is N2O4 and NO2. ओके, सो इट मींस यहां से क्लियर कट आपको पता लग रहा है कि आप रिएक्टेंट साइड से शुरू करवाओ चाहे प्रोडक्ट साइड से शुरू करवाओ, इक्विलिब्रियम ही अचीव होता है। या उल्टा भी बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम अचीव करवाने के लिए आप रिएक्टेंट से भी शुरुआत कर सकते हो, प्रोडक्ट से भी शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के केस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मेन टारगेट ये होता है कि उन्होंने इक्विलिब्रियम अचीव करवाना है रेदर देन आपस में एक दूसरे के कन्वर्ट होने के। ओके, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है, ये अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अगर हम इक्विलिब्रियम अचीव करवाना शुरू करें NO2 की साइड से, तो स्टार्टिंग में क्या होगा आपके पास, स्टार्टिंग में प्योर NO होगा। ये कंसंट्रेशन दिखा रहे हैं हम इस साइड, वाई एक्सिस के अलोंग कंसंट्रेशन है, एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम है। शुरू में प्योर NO2 था और N2O4 की कंसंट्रेशन कितनी थी, 0, क्योंकि N2O4 तो आपने लिया ही नहीं। ठीक है, जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा तो NO2 जो है वो N2O4 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, और वैसे वैसे आपका जो है, जैसे जैसे N2O4 की कंसंट्रेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो वैसे वैसे N2O4 बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये देखो N2O4 बढ़ रहा है विद टाइम, और NO2 जो है वो कम हो रहा है। बट जैसे ही इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम बोलते किसको है, N2O4 और NO2 दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद फर्दर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल हो चुका होगा, तो इसलिए फर्दर चेंज इन कंसंट्रेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो रेड लाइन है वो जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ NO2 को एक्सप्रेस कर रही है, और जो ग्रीन लाइन है वो कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 को एक्सप्रेस कर रही है। अब उल्टा देखते हैं, अगर आपने N2O4 से शुरुआत करी है, तो शुरू में N2O4 है, तो यहाँ पे ग्रीन लाइन जो है वो N2O4 के लिए। तो अगर शुरू में आपने N2O4 लिया तो N2O4 की कंसंट्रेशन हाई होगी और NO2 की कंसंट्रेशन लो, मतलब 0 ही होगी, क्योंकि NO2 तो लिया ही नहीं आपने। ओके, तो जैसे 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 ही आपने इस कंटेनर को बंद करके छोड़ दिया तो वैसे वैसे क्या होगा, N2O4 रिएक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके रिएक्ट होने की वजह से शुरू में NO2 बनना शुरू हो जाएगा। ओके, क्लियर। और जब एक कंसंट्रेशन, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, जब दोनों अपनी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे आ जाएंगे, ओके, एट दैट टाइम क्या है, एट दैट टाइम उनकी कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाएगी, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी ना। देखो ये अब टाइम जितना मर्जी आगे फ्लो करा लो, कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। N2O4 भी एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे आ गया और NO2 भी एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे आ गया, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर मान लो थोड़ी थोड़ी अमाउंट दोनों की ली होती, इस कंटेनर में आपने NO2 भी डाला है और N2O4 भी डाला है, बट जितनी इक्विलिब्रियम पे उनकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए उतनी नहीं डाली आपने। ठीक है, तो क्या होगा, और मान लेते हैं कि आपने शुरू में NO2 की कंसंट्रेशन एक्सेस में डाली है इसमें, और N2O4 की कंसंट्रेशन थोड़ी कम डाली है। ओके, इक्विलिब्रियम पे मान लेते हैं NO2 की कंसंट्रेशन होती है 5 मोल पर लीटर और N2O4 की कंसंट्रेशन होती है 10 मोल पर लीटर। पर आपने जो इस कंटेनर में मिक्स किया तो आपने NO2 की कंसंट्रेशन 6 मोल पर लीटर मिक्स करी है और N2O4 की कंसंट्रेशन 9.5 मोल पर लीटर मिक्स करी है। तो आपको इस कंटेनर में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के लिए NO2 को किस लेवल पे आना पड़ेगा, 5 मोल पर लीटर पे। इसमें है किस लेवल पे है, 6 मोल पर लीटर पे। ओके, और N2O4 को किस लेवल पे आना पड़ेगा इक्विलिब्रियम अचीव करने पे। इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, जब 10 मोल पर लीटर होगा N2O4 और 5 मोल पर लीटर होगा, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन होगी NO2। तो इट मींस NO2 को थोड़ा सा कम होना पड़ना है, 6 से 5 पे आना पड़ना है, और N2O4 को 9.5 से 10 पे जाना पड़ना है। इट मींस अगर आपने दोनों की थोड़ी थोड़ी इनिशियल अमाउंट लेके स्टार्ट किया है इक्विलिब्रियम अचीव करवाना, तो जिसकी अमाउंट आपने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग से थोड़ी ज्यादा ली है तो उसकी अमाउंट थोड़ी सी डिक्रीज करेगी विद टाइम। ओके, और जिसकी अमाउंट आपने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, जैसे इसके 10 चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए बट है 9.5 से शुरू करी आपने, तो इसकी थोड़ी सी बढ़नी है ना, तो इसकी अमाउंट विद टाइम थोड़ी सी बढ़ेगी। और अगेन एक कंसंट्रेशन आ जाएगी जिसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, उस पे जाके जब एक मतलब उसका मतलब है इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, उसके बाद क्या होगा, फर्दर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा और कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाएगी। ओके, तो इसलिए यहाँ हम कहते हैं कि आप इक्विलिब्रियम की स्टार्टिंग रिएक्टेंट साइड से भी प्रोडक्ट शुरू करवा सकते हो, प्रोडक्ट साइड से भी आप इक्विलिब्रियम अचीव करवा सकते हो, और दोनों की थोड़ी थोड़ी अमाउंट लेके भी आप इक्विलिब्रियम स्टेज को अचीव करवा सकते हो। ओके, इस स्टेटमेंट का मतलब ये बना था।
हालांकि डिटेल में हमने पढ़ना है, अभी लेक्चर में पूरा लिखवाऊंगा, प्रॉपर मैं नोट्स दूंगा, बट अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और कैसा होता है। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्शन का एंड टारगेट क्या है, चाहे वो रिएक्टेंट साइड से शुरू किया जाए, चाहे वो प्रोडक्ट साइड से शुरू किया जाए, चाहे वो दोनों को लेके शुरू किया जाए, इक्विलिब्रियम स्टेज पे आना। और हर रिएक्शन के लिए एक इक्विलिब्रियम स्टेट मेंशन होती है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे अभी मैंने ये वाला N2O4 वाला एग्जांपल लिया, अब इसको टेबुलर फॉर्म में मैं लिखा हुआ देखो, शुरू में NO2 अगर आपने 0 ली और N2O4 आपने ली 0.670, तो इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व हुआ, उसमें NO2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.0547 और N2O4 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.6433। ओके, अगर आपने स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले आपने NO2 की कंसंट्रेशन लिया 0.05 और N2O4 की कंसंट्रेशन लिया 0.446, फिर भी देखो NO2 की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो के इतनी हो रही है और N2O4 की कंसंट्रेशन ये होती है इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे भी आप एक मिक्सचर को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, बट आप बोलोगे कि सर आप तो बोल रहे थे कि कांस्टेंट आनी है ये, कि N2O4 उसी कंसंट्रेशन पे आएगा। मैंने ये बोला था कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी इक्विलिब्रियम आने पे। ठीक है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी ये नहीं अभी बताया, कांस्टेंट, क्योंकि एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग नहीं रिएक्शन चल रहा होता। रिएक्शन के लिए, हर रिएक्शन के लिए एक कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे मान लो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है 5.4 × 10⁻⁴। तो इस रिएक्शन को चाहे जिस मर्जी कंसंट्रेशन से शुरू करवाओ, किसी की भी, रिएक्टेंट की चाहे प्रोडक्ट की, इस रिएक्शन ने अपने आप को ऐसी कंसंट्रेशंस में लेके आना है इक्विलिब्रियम पे कि इसके जो K की वैल्यू है वो 5.4 × 10⁻⁴ ही आए। ओके, कंसंट्रेशन नहीं, जैसे देखो इस, जब मैंने NO2 से स्टार्ट किया तब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये थी N2O4 की, और NO2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये थी। जब मैंने N2O4 से स्टार्ट किया तब मैंने बोला इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये है NO2 की, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 कितनी है वो ये है। जब मैंने दोनों को लेकर स्टार्ट किया तब आपके पास N2O4 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये है और NO2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये है। मैंने कांस्टेंट कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है इक्विलिब्रियम पे, ये तो मैंने बोला है, बट इसकी वैल्यू फिक्स ही है वो नहीं है। फिक्स किसकी वैल्यू है एक्चुअल में, हर रिएक्शन का एक कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ओके, अभी इसकी बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वो कांस्टेंट जैसे इन्होंने दिखाया, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस रिएक्शन में, ये वाला जो आपने रिएक्शन किया N2O4 2NO2, इस रिएक्शन में ये वाली जो रेशो है, इस रेशो की वैल्यू देखो हर बार कांस्टेंट आ रही है, एक ही वैल्यू आ रही है। मतलब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, NO2 की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 2 डिवाइड बाय NO2 की कंसंट्रेशन सिंगल, ये एक कांस्टेंट है इस रिएक्शन के लिए। और हर रिएक्शन का अपना एक कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट कैसे पता लगेगा हमें वो भी आगे बताता हूँ। ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स है। मतलब आप जिस मर्जी इनिशियल कंसंट्रेशन से शुरू करो, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशंस ऐसी आएंगी कि ये वाले फॉर्मूले में जब आप कंसंट्रेशंस की वैल्यू पुट करोगे ये इक्विलिब्रियम वाली, तो आपका जो वैल्यू आएगा, जैसे इसका नाम कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट बोलो को, ठीक है, क्लियर। ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आपके पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऐसी ही आएंगे कि इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो एक फिक्स आएगी। ओके, और ये कांस्टेंट कैसे पता लगता है, जैसे इस रिएक्शन के लिए कांस्टेंट कैसे पता लगा मेरे को कि N2O4 और NO2 के इक्विलिब्रियम के लिए कांस्टेंट क्या होगा। कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन की जो स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन हम लिखते हैं उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर कोएफिशिएंट जो भी उसका बन रहा है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर उसका कोएफिशिएंट। ऐसे जब आप लिखते हो किसी रिएक्शन के लिए तो इसको एक कांस्टेंट बोला जाता है। ओके, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आपके पास रिएक्शन ऐसी हो, ठीक है, इसमें दो तरह के प्रोडक्ट हैं, दो तरह के रिएक्टेंट हैं, तो प्रोडक्ट कौन सा है CD, रिएक्टेंट कौन सा है AB। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू पावर C, ये कोएफिशिएंट C है ना इसलिए C, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की, जैसे ओवरऑल फॉर्मूला ये है ना जनरल फॉर्मूला,
कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर D। क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि C और D क्या है? प्रोडक्ट्स। और कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर A डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर B। ये ऐसे क्यों किया? क्योंकि A और B क्या है? रिएक्टेंट्स। और ये जो आपके पास इन दोनों, ये इसको सॉल्व करके जो कांस्टेंट बनेगा, ठीक है, इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू डिपेंड किसके ऊपर करती है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। जैसे हमने देखा था 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमने इस इक्विलिब्रियम को स्टडी करना है, तो इस इक्विलिब्रियम के लिए 25 डिग्री सेल्सियस के लिए जो इसका के बनता है, जो कैसे आता है, NO2 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय N2O4 की कंसंट्रेशन, जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनता है, जो कि इस रेशो को बोलते हैं, उसमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की वैल्यू जब पुट करोगे तो वैल्यू जो है इस के की वैल्यू ऑलमोस्ट एक जैसी ही आती है। ऑलमोस्ट क्या? एक जैसी है, देखो। ओके, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हर इक्विलिब्रियम अपनी कंसंट्रेशन ऐसी करना चाहता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, चाहे वो किसी से भी स्टार्ट किया हो आपने, रिएक्टेंट से चाहे प्रोडक्ट से, कि उसके लिए ये जो कांस्टेंट है के, जो भी उसके उस रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन बन रहा होगा, उससे जो के निकले वो एक फिक्स वैल्यू निकले हर बार, एक फिक्स टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो ये जो के की वैल्यू है, जैसे के की वैल्यू 4.65 इंटू 10⁻³ है ये वाले रिएक्शन के लिए, ये जो के की वैल्यू है सिर्फ टेम्परेचर की वजह से चेंज हो सकती है, और कोई फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से ये वैल्यू चेंज हो जाए। 25 डिग्री सेल्सियस पे उस इक्विलिब्रियम जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके लिए के की वैल्यू ये है तो यही है, चाहे आप स्टार्टिंग में जिस मर्जी साइड से शुरू करो, जिस मर्जी कंसंट्रेशन से शुरू करो, के की वैल्यू बार बार वही आ रही है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट। ओके, और इस कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट है, मान लो आपको पता लग गया कि अच्छा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की ये जो रेशियो होती है उससे निकलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, तो आपको ये पता लग गया। बट आपने क्या किया? आपने अभी देखा कि रिएक्शन, आपने एक रिएक्शन लिया, इस कंटेनर में करवाना शुरू किया, वो है इक्विलिब्रियम रिएक्शन ही है। बट आपने इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले ही इस मिक्सचर को एनालाइज किया, इस मिक्सचर में जितना प्रोडक्ट है और जितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो वैल्यू निकाल ली और उसको पुट कर दिया आपने इस फॉर्मूला में, ठीक है। बट अभी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ C D A और B वो वाली नहीं है जो इक्विलिब्रियम पे होनी थी, ठीक है। तो उस टाइम आपने अगर इसी फॉर्मूला में ये कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर दी और आपने आंसर निकाल लिया, तो उस रेशियो को क्या बोला जाएगा? उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोला जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब बोलते हैं इस रेशियो को? जब आपने इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने दिया, उसके बाद आपने सारी की सारी जो भी कंसंट्रेशंस हैं उस टाइम उनकी वैल्यू पुट करी इस फॉर्मूला में। अगर इक्विलिब्रियम अचीव होने से पहले ही आप कंसंट्रेशन ऑफ C D A और B निकाल रहे हो इस मिक्सचर में, अभी इक्विलिब्रियम अचीव हुआ ही नहीं, तो जब ये वैल्यू आप पुट करोगे तब इस रेशियो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना बोल के क्या बोला जाता है? Q क्या है? रिएक्शन कोशेंट। इट इज कॉल्ड एज द रिएक्शन कोशेंट। और इसका मतलब क्या है? रिएक्शन कांस्टेंट का कोशेंट का मतलब क्या है कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा। नहीं समझे अभी बात को? इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा। मतलब अगर आपके Q की वैल्यू आपके K की वैल्यू से ज्यादा हो, Q क्या है? रिएक्शन कोशेंट, K क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, और आपको रिएक्शन के लिए K की वैल्यू कितनी होगी वो दी हुई है, ठीक है। बट आपने देखना था कि इस मिक्सचर को मिक्स करने के बाद अभी इसमें इक्विलिब्रियम आया कि नहीं आया। आपने क्या किया? इस मिक्सचर को एनालाइज कर लिया, इस मिक्सचर में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है वो निकाल ली, उसकी वैल्यू आपने पुट करके ये रेशो निकाल ली, उससे निकला Q, ठीक है। तो Q जो आया अगर वो ग्रेटर देन K आया, ठीक है, मतलब Q ग्रेटर देन K कब आएगा? जब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इनकी रेशो ऐसी हो
कि उसकी जो वैल्यू है वो k से ज्यादा बन रही है, और वो कब बनेगी, जब न्यूमरेटर थोड़ा ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू जितना k के लिए होना चाहिए था उससे। जैसे मान लो k के लिए न्यूमरेटर की वैल्यू चाहिए थी 10 और डिनोमिनेटर की वैल्यू चाहिए थी 5, तब k आना था 2। बट आपने क्या किया, आपने इस रिएक्शन में जब जो ऑब्जर्व की कंसंट्रेशन, उसके अकॉर्डिंग न्यूमरेटर की वैल्यू बन रही है 15 और डिनोमिनेटर की वैल्यू बन रही है 2, तो तब आपकी Q की वैल्यू क्या आ रही है 7.5। ठीक है, तो Q ग्रेटर देन K आने का मतलब क्या है कि अभी जो न्यूमरेटर है, अभी रिएक्शन प्रोसीड होनी थी, इतनी प्रोसीड होनी थी कि न्यूमरेटर कम होना शुरू हो जाता, 15 से कम होकर 10 पे आता। ओके क्लियर, या हो सकता है 2 पे आता, और डिनोमिनेटर भी नहीं 10 पे आता, 10 पे रखते हैं कि ये 15 से कम होकर 10 पे आता, और जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ के 2 से 5 पे आता, तब जाके Q इक्वल टू K होना था ना। ओके, और मैं बोल ही रहा हूँ कि हर इक्विलिब्रियम रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली कंसंट्रेशन बनाने पे बिलीव करती हैं। ओके, तो इट मींस अगर Q ग्रेटर देन K है, इसका मतलब क्या है, आपका रिएक्शन कांस्टेंट ग्रेटर देन K होने का मतलब क्या है कि आपके अभी प्रोडक्ट जो हैं वो ज्यादा हैं। ओके, और रिएक्टेंट जितने चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए उससे कम है, तो मतलब अभी जो प्रोडक्ट हैं उनको कम करना है। अगर आपका रिएक्शन ऐसे चल रहा है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को कम करना है, ओके, रिएक्टेंट को बढ़ाना है, तब जाके ये जो Q है वो इक्वल टू K होगा, और रिएक्शन K होने के लिए ही रिएक्ट हो रहा है। ओके, तो इट मींस अगर Q ग्रेटर देन K है, मींस रिएक्शन विल प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाने पे ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और वही आप करना चाहते हो, क्योंकि रिएक्शन के लिए K तभी आएगा जिसपे वो आना चाहता है। ओके, अगर Q लेस देन K हो तो अब रिवर्स कर लो, लेस देन K होने का मतलब क्या है कि आपका जो है अभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा, अभी प्रोडक्ट थोड़े और बनाने हैं, रिएक्टेंट को थोड़ा कम करना है, सो दैट Q की वैल्यू इक्वल टू K हो जाए, क्योंकि Q की वैल्यू K होने के लिए ही रिएक्शन हो रहा है। ओके क्लियर, और इसी कंसेप्ट को मैंने ऐसे यहाँ पे अब ये थ्योरी में समझाया हुआ है। उसके बाद है, अगर आपके पास रिएक्शन के लिए, जैसे मान लो हर रिएक्शन, जैसे मैंने बोला हर इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए K की वैल्यू होती है एट अ टेम्परेचर, किसी फिक्स टेम्परेचर पे हर इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए कोई ना कोई K की वैल्यू होगी। जैसे मैं कहता हूँ कि ये वाला जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ये वाला, इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके लिए K की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻², और जो दूसरा ये वाला N2O5 N2O4 वाला, इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये हमें क्या इंडिकेशन देता है, हम इससे क्या हिंट ले सकते हैं कि किसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा कम होने से, किसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है ये 2 इंटू 10⁻² बहुत ज्यादा है, इसमें है 2 इंटू 10⁻³ तो इसमें कम है, तो K की वैल्यू ज्यादा कम होने से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या लगाएं हम। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर K ग्रेटर देन 1 है, K ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, इस रेशो में न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तभी ये रेशो ग्रेटर देन 1 आएगी। अगर न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम, जिस इक्विलिब्रियम के लिए K ग्रेटर देन 1 आता है, ऐसा इक्विलिब्रियम जिसके लिए K ग्रेटर देन 1 आता है, वो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट फेवर्ड होता है। मतलब इक्विलिब्रियम अचीव होने से पहले प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में होते हैं एज कंपैरिजन टू रिएक्टेंट। ओके, दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जिसके लिए K ग्रेटर देन 1 होता है, दैट फेवर प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट्स को फेवर करता है। ओके, और जिसके लिए K लेस देन 1 आता है, ऐसा इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट्स को फेवर करता है, क्योंकि K लेस देन 1 का मतलब क्या है, ये इक्विलिब्रियम कोई भी रिएक्शन हो, ठीक है, जैसे इस रिएक्शन के लिए मैंने बोला K लेस देन 1 है, 2 इंटू 10⁻³ है, मतलब इस रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा सॉरी रिएक्टेंट ज्यादा फेवर्ड है एज कंपैरिजन टू प्रोडक्ट, क्योंकि तभी ये जो रेशो है जिसमें प्रोडक्ट नीचे होते हैं रिएक्टेंट ऊपर होते हैं, है ना, क्लियर, प्रोडक्ट उल्टा बोल गया यार मैं, जिसमें प्रोडक्ट ऊपर होते हैं रिएक्टेंट नीचे होते हैं, ये वाली जो रेशो है
ये रेशियो तभी लेस देन 1 आएगी जब आपके रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू प्रोडक्ट। तो इसलिए बोल रहे हैं ऐसा इक्विलिब्रियम जिसके लिए k लेस देन 1 हो, दैट इज रिएक्ट इन द फेवर ऑफ रिएक्टेंट, और ऐसा इक्विलिब्रियम जिसके लिए k ग्रेटर देन 1 हो, दैट इज इन द फेवर ऑफ प्रोडक्ट। तो इट मींस इक्विलिब्रियम अचीव होने से पहले जब k ग्रेटर देन 1 होता है, उस टाइम वो प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में होते हैं, रिएक्टेंट कम अमाउंट में होते हैं। मतलब वो कंसंट्रेशन कौन सी है, वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ही है उनकी, जिनमें प्रोडक्ट ज्यादा बनने इक्विलिब्रियम अचीव होने से पहले, रिएक्टेंट कम बनने। ओके, अगर k लेस देन 1 है तो आपके पास क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम ऐसा है जिसमें रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में होने चाहिए, प्रोडक्ट कम अमाउंट में होना चाहिए, तब जाके वो इक्विलिब्रियम अचीव होगा। ओके, तो ये हम k से k की वैल्यू से इंटरप्रेट करते हैं। ओके, सो बस यही है आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही फेज में हो, मतलब अगर गैस है तो सारे ही गैसेस फॉर्म में हो, अगर लिक्विड है तो सारे ही लिक्विड फॉर्म में हो। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक ही फेज होता है उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में फेज डिफरेंट होते हैं। जैसे रिएक्टेंट, सारे के सारे रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट सॉलिड नहीं है, जैसे यहाँ पे सॉलिड सॉलिड, गैस गैस, एक फेज में नहीं है, डिफरेंट फेजेस आर देयर। ओके, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ओके, और किसी इक्विलिब्रियम में अगर आप थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन चेंज करोगे या प्रेशर चेंज करोगे या टेम्परेचर चेंज करोगे, उससे क्या इफेक्ट आएगा इक्विलिब्रियम के ऊपर, क्योंकि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम करवाने वाली है। तो अगर उसको एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे रखा जाएगा और उसमें थोड़ा बहुत चेंज लाया जाएगा, तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो एक दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में जाएगी वो इक्विलिब्रियम में ही। इक्विलिब्रियम रिएक्शन की ये खासियत है। तो कैसा चेंज करने पे क्या इफेक्ट आता है, उसको स्टडी करने के लिए हम करते हैं ली चार्टिलर प्रिंसिपल। ओके, इसके बारे में बस अभी इतना ही हिंट लो, बाकी सारा हिंट जब इसको चैप्टर को अब डिटेल में करेंगे तब इसके बारे में समझाया जाएगा। ओके, सो दैट्स इट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम।